आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया। उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और उसी के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, और जिसमें से हम बस इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आज देखने वाले हैं। तो हम सबको पता है कि पहले 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे और अभी 12 शेड्यूल्स है। तो इसका मतलब जो बाकी के 4 शेड्यूल्स है वो अमेंडमेंट्स के थ्रू इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट। किसी चीज़ का फर्स्ट और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1950 में लागू हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगले ही साल 1951 में आ गया फर्स्ट अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल को इंक्लूड किया गया, और इस अमेंडमेंट के थ्रू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया फ्री स्पीच में, और साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म प्रोटेक्शन भी लाया गया। इसको याद करने के लिए एक स्टोरी समझते हैं। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस टाइम पे बहुत सारे ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारा ज़मीन भी था, लेकिन जो पुअर थे या फिर लैंडलेस लेबरर्स जो थे उनके पास लैंड की कमी थी या फिर नहीं थी, और जिसकी वजह से इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तभी गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर एक लिमिट लगा दिया जाए लैंड में कि इससे ज़्यादा लैंड रहेगा तो वो उनके पास नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट के पास हो जाएगा, तो इससे इक्वालिटी भी मेंटेन रहेगा। और वैसे ज़मींदार लोग तो अपना लैंड खरीदे नहीं थे। जब ब्रिटिश का ज़माना था, ब्रिटिश इंडिया था, तब उन लोगों को वो लैंड कभी भेंट में मिला था। इसी वजह से लैंड रिफॉर्म प्रोटेक्शन भी लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। हम नेक्स्ट बात करेंगे 7th अमेंडमेंट। तो 7th अमेंडमेंट आया 1956 में। तो इसके ईयर को कैसे याद रख सकते हैं? 1956 लास्ट में आता है 5 और 6, और 5 और 6 के तुरंत बाद आता है 7, तो 5, 6, 7 हो गया। तो 5-6 ईयर में आया 7th अमेंडमेंट, 1956 में आया 7th अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। जैसे गुजराती लोगों को गुजरात स्टेट मिला, बिहारी लोगों को बिहार स्टेट मिला, बंगाली लोगों को बंगाल स्टेट मिला, पंजाबी लोगों को पंजाब मिला, वैसे ही सारे स्टेट को ऐसे ही रीऑर्गेनाइज किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस में। और एक गवर्नर या फिर एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स के लिए भी रह सकते हैं, ऐसा बताया गया। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? नेमोनिक से एक गवर्नर या फिर एक हाई कोर्ट साथ ही साथ 2 स्टेट को भी रूल कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर एक गवर्नर और एक से हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट को गवर्न कर सकता है तो वो 7th अमेंडमेंट के थ्रू आया। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 10th अमेंडमेंट, जो आया 1961 में। इसका ईयर कैसे याद रखना है? पहली बात, पहला अमेंडमेंट आया था 1951 में, और उसी के ठीक 10 साल बाद आता है 1961, और 10 साल बाद आया 10th अमेंडमेंट। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अभी 10 मतलब डी से दादरा एंड नगर हवेली। तो 10th अमेंडमेंट के थ्रू दादरा एंड नगर हवेली को इंडियन यूनियन में जोड़ा गया। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि 10 का दम बोलते हैं, और दम तो हवेली वालों के पास होता है। तो वैसे 10th अमेंडमेंट के थ्रू दादरा एंड नगर हवेली गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन यूनियन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 24th अमेंडमेंट, जो आया 1971 में। तो 1961 में आया 10th अमेंडमेंट, और उसके 10 साल बाद 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए, एक 24th, एक 25th, और तीसरा है 26th, जो तीनों ही 1971 में आया। तो देखते हैं 24th में क्या आया। 24th में आया कि पार्लियामेंट के पास पावर होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, और इसी पावर को और भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया गया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उनके बेसिक स्ट्रक्चर को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आया 25th अमेंडमेंट, जो फिर से 1971 में ही था, और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया फंडामेंटल राइट्स से। नेक्स्ट जो 26th अमेंडमेंट आया 1971 में, इसमें जो फॉर्मर रूलर्स थे उनके प्रीवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया गया। तो अभी देखते हैं प्रीवी पर्सेस क्या है। तो पहली बात, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तभी भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे रूलर्स तभी भी प्रेजेंट थे, जो पुराने रूलर्स थे, जैसे महाराजा हो सकते हैं, नवाब हो सकते हैं कहीं के। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तब अप्रॉक्सीमेटली 562 प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पर महाराजा या फिर नवाब हुआ करते थे, और उनको तब इंडिया के कंसोलिडेशन फंड से कुछ पैसा मिलता था या फिर जो टैक्स मिलता था। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो चालू हुआ था वो तभी भी इंडिपेंडेंस के बाद चल रहा था, लेकिन 1970s के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ये जो चल रहा है ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, और इसी के वजह से इन लोगों ने ये जो प्रीवी पार्सेस, जो उनको जो स्पेशल जो टैक्स या फिर जो मिल रहा था वो सब कुछ बंद कर दिया गया, और बताया गया कि ऐसे कुछ टाइटल्स भी नहीं रहेंगे। तो टाइटल एबॉलिशमेंट भी इसी के थ्रू आया। जैसे पहले महाराजा या नवाब के टाइटल लोग लेते थे, लेकिन ये तो अचीवमेंट नहीं था, ये तब पहले हुआ करते थे, इसीलिए चलता आ रहा था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐसे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया ताकि इक्वालिटी बरकरार रहे। नेक्स्ट हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे 31st अमेंडमेंट, जो आया 1973 में। तो 1971 के ठीक 2 साल बाद 31st अमेंडमेंट आया,
और इसमें लोकसभा सीट्स को बढ़ाया गया। फिर से 2 साल बाद 1975 में 36th अमेंडमेंट आया और इसमें सिक्किम को एक फुल स्टेट माना गया इंडिया में। नेक्स्ट आया 42nd अमेंडमेंट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो 1976 में आया। इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुंह पे रहना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रीएम्बल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जोड़े गए थे जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एंड इट ऑल्सो कर्टेल्ड जुडिशरी एंड स्ट्रेंथेंड DPSP। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी भी दिया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आया हमारा 44th अमेंडमेंट 1978 में, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया गया और जो इमरजेंसी के मिसयूज़ हो रहा था उसको भी रोका गया और जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट में इंट्रोड्यूस किया गया। 44th अमेंडमेंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि 44th अमेंडमेंट 1978 में आया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में आया था और ये इंक्लूड करता है 10th शेड्यूल को, एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी शेड्यूल्स तो हमें एक ट्रिक से याद होगा, ये ट्रिक मैं अपने शेड्यूल वाले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड की हूँ। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट है उसमें शेड्यूल वाले वीडियो में वो ट्रिक पूरा बताया गया है। तो ट्रिक था टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो इसी से तो पता चल रहा है कि 10th शेड्यूल जो है वो D फॉर डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ को इंडिकेट करता है। तो 10th शेड्यूल जो है 52nd अमेंडमेंट 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट अमेंडमेंट था 61st अमेंडमेंट 1989 जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था 21 से लेके 18 ईयर्स में। तो 1989 में आया 61st अमेंडमेंट जहाँ पर वोटिंग एज को 21 ईयर्स से 18 ईयर्स के एज में रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 69th अमेंडमेंट 1991 में। इसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया विद असेंबली। 73rd अमेंडमेंट आया 1992 में जहाँ पर 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ। 11th शेड्यूल मतलब P फॉर पंचायत, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd अमेंडमेंट 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके ही अगले अमेंडमेंट सेम ही साल में 1992 में 74th अमेंडमेंट के थ्रू 12th शेड्यूल मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। 86th अमेंडमेंट जो 2002 में आया और 86th अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट था 91st अमेंडमेंट जो 2003 में आया था। 1980s और 90s के बीच इंडिया ने देखा बहुत ज़्यादा डिफेक्शन क्योंकि तब मिनिस्ट्रीज बड़े बड़े हुआ करते थे ताकि कोalition पार्टीज़ के लीडर्स भी हैप्पी रह सके। लेकिन इससे जो हुआ अननेसेसरी बर्डन बढ़ना शुरू हो गया, करप्शन भी बढ़ना शुरू हो गया और इंस्टेबिलिटी भी आने लगा और इसकी वजह से 52nd अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और 91st अमेंडमेंट में इसी एंटी डिफेक्शन लॉ को और भी मजबूत बनाया गया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक साइज लिमिट कर दिया गया कि 15% रूल में ही चलेगा। 15% से ज़्यादा नंबर के मिनिस्टर्स नहीं रह सकते हैं। 97th अमेंडमेंट 2011 के थ्रू पार्ट 9B मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 101st अमेंडमेंट जो 2016 में आया और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आज भी इसके लिए एक 2.0 3.0 निकल रहा है। तो GST है इसका नाम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया था क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, लेकिन उस सबको एक ही छत के अंदर लाने के लिए GST को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 101st अमेंडमेंट के थ्रू 2016 में और अभी रिसेंटली उसी GST के 2.0 भी निकला है। नेक्स्ट 102nd अमेंडमेंट 2018 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, इससे NCBC मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। 103rd अमेंडमेंट जो 2019 में आया, इसमें EWS को 10% रिजर्वेशन मिला। हम सबको पता है 2019 से पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल के पर्टिकुलरली किसी सेक्शन को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिलते थे, लेकिन उसके बाद ही सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट सीट्स में EWS को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ और वो था मिनिमम 10% जो 103rd अमेंडमेंट 2019 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी कुछ रिसेंट के अमेंडमेंट्स देखेंगे, जैसे 104th अमेंडमेंट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ। SC/ST को थोड़ा एक्सटेंडेड रिजर्वेशन मिला लोकसभा में और असेंबलीज में फॉर 10 ईयर्स और एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड सीट्स जो पहले हुआ करते थे उनको एबोलिश कर दिया गया 104th अमेंडमेंट के थ्रू। लास्ट के जो 2 देखेंगे वो है 105th अमेंडमेंट और 106th अमेंडमेंट। ये है सबसे रिसेंट अमेंडमेंट्स जो 2021 और 2023 में रेस्पेक्टिवली हुआ था। तो 105th अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे स्टेट्स में पावर रिस्टोर कर दिया गया था ताकि वो लोग अपने खुद के OBC लिस्ट को मेंटेन कर सके। और लास्ट जो 106th अमेंडमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ये लास्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, जो 2023 में आया था और इसके थ्रू वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया था।
मतलब लोकसभा, स्टेट असेंबली या फिर दिल्ली असेंबली में 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा। और ये हमारा हो गया खत्म सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।